समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से कहा कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते हैं और लॉ कमीशन ने जो सुझाव मांगे हैं, आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर? देखिए, मेरा कहना जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरी पार्टी ने इस पर एक स्पष्ट पोजीशन ली है। जो पहले ये बात उठी थी तो हमारी पार्टी ने एक स्पष्ट कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, इसके बारे में सरकार का पक्ष क्या है और किस किस विषय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसको पहले वो स्पष्ट करें, हवा में बात नहीं की जा सकती है। तो आप क्या मानते हैं, ये होना चाहिए, इस देश के लिए अच्छा है, बुरा है, या इस पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे गाड़ी तेज चलनी चाहिए, स्लो चलनी चाहिए? आप मुझसे ये पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? हर चीज का परिप्रेक्ष्य होता है। परिप्रेक्ष्य में कई चीजें होती हैं। एक जो इस समय जमीनी आवश्यकता है, जो लोगों का मत है, जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के लक्ष्य हैं, उन सब पर चर्चा होने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्यतः हमें ये याद रखना है कि जो भी करना है या जो भी हो सकता है या जो भी होगा, उसको संविधान की नजर से ही देखा जा सकता है। हमारा संविधान अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है हर नागरिक को, हर व्यक्ति को भारतवर्ष में मूल अधिकार मिले हुए हैं। और मूल अधिकार आपकी अपने धर्म की आस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उससे जुड़े हैं। और जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि इसमें कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस पे कोई प्रतिक्रिया करना, मैं समझता हूं, समझदारी की बात ना होगी। सर, आपकी क्या आशंकाएं हैं? आप तो देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, आशंकाएं क्या होंगी मैं तो ये नहीं जान रहा हूं। हम में से कोई नहीं जान रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करने का लक्ष्य क्या है और क्यों करना चाहते हैं। ये कहना कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, दो संस्कृति नहीं हो सकती, एक धर्म में दो भाषाएं नहीं हो सकती, एक धर्म में जो अलग अलग कार्यशैली होती है या वेशभूषा होती है वो नहीं हो सकते। तो आखिर ऐसा कहना, इसका क्या मतलब है, क्या लक्ष्य है और इसके परिणाम क्या होंगे, इस पे चर्चा हो, उसके बाद बात करी जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो एक अपना ड्राफ्ट भेजेगा सरकार को, लॉ कमीशन को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक संस्था है जो प्रयास करती है कि साधारण मुसलमानों की वो का प्रतिनिधित्व कर सके और उनकी बात को आगे बढ़ा सके। अब वो भी अगर अपना प्रस्ताव कुछ रखते हैं, हर संस्था को प्रस्ताव रखने का अधिकार है इस देश में, डेमोक्रेसी है ये देश, वो जब रखते हैं तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो किसी को प्रस्ताव रखना है वो रखें और इस भावना से रखें कि हम जो भी चाहते हैं या जो भी हम करेंगे या नहीं करेंगे, उसका पूरा सम्मान उसमें हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। दुनिया में सर बहुत सारे देश हैं, सैकड़ों ऐसे देश हैं जहां पर एक देश में एक ही विधान है, ये बात भी कही जा रही है। मैं नहीं जानता हूं ऐसा कौन सा देश है, वो बता दे तो मैं जाकर देख लूंगा। अमेरिका में तो एक कानून नहीं है, अमेरिका में तो अलग अलग कानून है लोगों के लिए। कौन सा कानून है, कहाँ है, कौन सा देश है जिसमें एक ही कानून है? मुझे नहीं लगता कि यूके में अब एक कानून है, मुझे नहीं लगता कि एक कानून और किसी देश में है, अफ्रीका में किसी देश में एक कानून है। हर जगह जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है, वहां अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों की इच्छाओं को किसी ना किसी तरह से कानून में ढालकर प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं ये हमको देखने को मिला है इतिहास में। अगर कहीं पर नहीं है तो देखेंगे वहां पर ऐसा क्यों नहीं है। कानून के कई जानकारों की बात करें तो मैंने ये भी पढ़ा है कि कई लोग ये मानते हैं कि धर्म के आधार पे इसका विरोध करना ठीक नहीं होगा,
राइट टू कल्चर के आधार पे आप इसका विरोध कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो कौन होते हैं ये बताने वाले? वो कौन होते हैं बताने वाले कि आप इस पर कर सकते हैं, इस पर नहीं कर सकते? हमारी उनकी समझ जो भी हमारे संविधान के बारे में है, आर्टिकल 25 है कि नहीं है, आर्टिकल 30 है कि नहीं है, जो भी अधिकार कानून में दिए गए हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन अधिकारों का क्या होगा? अगर राइट टू वर्शिप दिया गया है, अपने धर्म की प्रथा पर चलने का अधिकार हमारे कानून में और हमारे संविधान में दिया गया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताएं। असर नहीं पड़ेगा तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर असर पड़ेगा तो मैं मानता हूं कि हमारे संविधान में इसकी इजाजत नहीं है, इसका अधिकार किसी को नहीं मिलता। कांग्रेस इसका विरोध करेगी सर? मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा है अभी तक कि आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए, उसके क्या परिणाम होंगे वो बताइए, और हमारे सामने वो दस्तावेज रखिए जिस पर आप चर्चा चाहते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही हवा में हम विरोध करें, ऐसे ही हवा में हम समर्थन करें, ऐसे ही हवा में हम अपनी बात अपने मुंह को बंद कर लें, ऐसा नहीं संभव है। पहले ये बताएं कि ये क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे और उसके परिणाम क्या होंगे, इनकी दृष्टिकोण से क्या परिणाम होंगे, तब हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी को क्या राय देंगे एज ए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर? अपनी पार्टी को हम ये राय देंगे कि इसमें आप चिंता करिए कि हमारी समझ अपने संविधान के बारे में क्या है। जो हमारी समझ है, जो मुझे जितना अंदाजा है, हमारी समझ जो है और जो आइडियोलॉजी हमारी है, उसमें संविधान में बहुत कुछ संभव नहीं होगा, और जो संभव होगा उसका हम अवश्य पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या बात ये करना चाहते हैं और क्या बात इनके कहने करने से क्या परिणाम होंगे। तो जब तक मैं अपनी पार्टी को ये ना बता सकूं कि ये परिणाम होंगे, हमको नजरअंदाज करना चाहिए, ये परिणाम होंगे हमें स्वीकार करना चाहिए, तब तक मैं अपनी पार्टी को क्या राय दे सकता हूं? एक पार्टी ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि वो सिद्धांत रूप से इसके समर्थन में, क्या कांग्रेस भी ऐसा कह सकती है कि सिद्धांत रूप से सिद्धांत क्या? इस पे माफ कर दीजिए, सिद्धांत इसमें क्या है? इसमें क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि हम अपने संविधान से अलग हटकर कुछ करें, ये सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत है तो हम सिद्धांतिक रूप से इसका विरोध करते हैं, और अगर सिद्धांत ये है कि संविधान को सामने रखकर संविधान का पूरा सम्मान करते हुए आपको जो परिवर्तन करने हैं, जो आप समझते हैं आपके राजनीतिक आइडियोलॉजी से मिलते हैं, वो आप करिए, लेकिन संविधान से अलग हटकर नहीं। आपने राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात की, आपको लगता है कि ये एक एजेंडा के तहत इसको पुश किया जा रहा है? देखिए, मैं नहीं जानता हूं, जब तक कि पूरी बात सामने स्पष्ट ना हो जाए, इन पर कोई उंगली उठाना या इन पर कोई आरोप लगाना वो उचित नहीं होगा। हर इलेक्टेड पार्टी, हर पार्टी जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उसको अपनी आइडियोलॉजी पर चलने का अधिकार होता है, और विपक्ष को अधिकार होता है उसको अपोज करने का। अगर हम इनसे सहमत नहीं हैं तो हम उसको अपोज करें, लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं पहले ये बताएं, तभी हम अपोज करें ना। सिर्फ इसलिए अपोज करें कि ये हमारी राय नहीं है, ये उनकी राय है, उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया, वो मैं नहीं मानता हूं कि वो उचित होगा। ना ही मैं ये मानता हूं कि ये बात बहुत समझदारी की है कि ये कहना कि किसी को भड़काया जा रहा है और कोई भड़क रहा है। किसी को भड़कने की आवश्यकता नहीं, किसी को भड़कने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता कि कहीं अल्पसंख्यकों को किसी को भड़कने की आवश्यकता है। उनका जो विचार है, उनका जो मत है, उसको प्रस्तुत करने का जब समय आएगा तो वो करें। और सरकार का जो मत है, और सरकार जो समझती है कि हमारा एक बहुत समझदारी का और दूरअंदेशी का हमारा एक प्रयास है, उसको वो रखें, और रखने के बाद फिर उस पर चर्चा करें। चर्चा के बाद सब पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। एक सवाल ये भी उठता है कि सर, कुछ 5 साल पहले इसी लॉ कमीशन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नॉट डिजायरेबल, नाइदर नेसेसरी। अब 5 साल बाद क्या स्थिति है जो लॉ कमीशन जो है लोगों से विचार मांग रहा है? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। जब विचार मांगा है तो हम विचार में ये भी तो कहेंगे कि आप पिछले लॉ कमीशन से क्यों अलग हटकर ये सवाल आज कर रहे हैं, हम ये भी पूछेंगे। उसमें भी शायद कोई तथ्य हो, उसमें भी कोई सच्चाई हो, उसमें भी कोई वास्तविकता हो जिस पर हम फिर विचार कर सकते हैं। लेकिन बिना कुछ पता चले और बिना किसी के कुछ बताए हम अपना मत प्रस्तुत कर दें और लोग कहें कि आप तो सिर्फ विरोध के लिए ये मत
अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो बात उचित नहीं होगी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमको ये माने कि हम हर चीज में अड़चन बनते हैं, लेकिन जो अधिकार हैं उनके सुरक्षा के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करें। चलिए सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।